हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सक्सेस जोन टेक्निकल क्लासेस। आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, बेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप यहां पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन एग्जाम भी देना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई गई है। साथ ही आपको टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई है, जहां से आप और भी एग्जाम दे सकते हैं और साथ ही आप जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपके लिए आज लेकर आ रहे हैं आज की वीडियो में यूपीएसएससी 2 का जो एग्जाम हुआ था अभी, उसका यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और यूपीएसएससी 2 के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं और जो आने वाला असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम है तो इसमें आप लोग के लिए काफ़ी अच्छे चांस हैं, क्योंकि यहाँ पे सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं तो काफ़ी अच्छे चांस बनते हैं। और आपको यहाँ पे लॉकडाउन के कारण एग्जाम ना होने की स्थिति में आपको काफ़ी अच्छा तैयारी करने का मौका भी प्राप्त हो गया है। तो जुड़े सक्सेस जोन से। चलिए शुरुआत करते हैं यूपीपीएसएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो टेस्ट का नाम है आपका यूपीएसएससी प्रिपरेशन। यहाँ पर क्वेश्चन के जो प्रकार दिए गए हैं वो आपके थ्योरी के प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। और जो ट्रेड है वो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और ग्राइंडर के लिए यहाँ पे विशेष रूप से ये एग्जाम तैयार किया गया है। साथ ही इस टेस्ट को तैयार करने में अक्की सर का विशेष योगदान रहा है। सक्सेस जोन टेक्निकल में जो मैकेनिकल ट्रेड से फैकल्टी हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम के एक अयस्क कोरंडम में एल्यूमिना का प्रतिशत पाया जाता है। What percentage of alumina found in an ore corundum of alumina? 60 to 70%, 70 to 80%, 80 to 90%, 90 to 100%। तो एल्यूमिनियम का जो मुख्य रूप से अयस्क की अगर हम लोग बात करें, एल्यूमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा होता है? एल्यूमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप से क्वेश्चन में आता है और मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा कौन सा अयस्क प्रयोग में लाया जाता है। चलिए हम यहाँ पे एल्यूमिनियम के और भी अयस्क के बारे में आपको बता रहे हैं। तो एल्यूमिनियम के और भी अयस्क के दाम और उनके साथ उनके रासायनिक सूत्र भी यहाँ पे लिखे हुए, क्योंकि इसरो जो होता है, इसरो काफी बार जो रासायनिक नाम है वो पूछ लेता है, रासायनिक फार्मूले पूछ लेता है। तो एल्यूमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क होता है आपका बॉक्साइट, Al2O3 2H2O। इसके पश्चात कोरंडम Al2O3, फेलस्पार KAiSi3O8, क्रायोलाइट, एलुनाइट और कायलुन। सबसे ज्यादा मुख्य रूप से इसका अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो आंसर क्लियर हो जाएगा उसमें उसके अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम के अयस्क कोरंडम में 90 से 100% क्या होता है? एल्यूमिना का परसेंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रिया है? ऑप्शंस है 5 एक्सिस मशीन, ट्रैपिनिंग ऑपरेशन, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन या फिर ईडीएम वायर कट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पारंपरिक और गैर पारंपरिक मशीनिंग की प्रोसेस के बारे में आपको क्लियर कर देता हूं। तो पारंपरिक मशीनें वे कहलाती हैं, पारंपरिक मशीनों को हम लोग कन्वेंशनल मशीनिंग भी कहते हैं या फिर ट्रेडिशनल मशीनिंग भी कहा जाता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें चिप सेविंग विधि सम्मिलित नहीं होती, अर्थात जिस मशीन में मशीनिंग के दौरान चिप्स निकलते हैं। यानी कि जब भी आप मशीनिंग में आपने देखा होगा, चाहे आप ड्रिलिंग मशीन की बात करें, मिलिंग मशीन की बात करें या फिर लेथ मशीन की बात करें, तो इनमें जो भी ऑपरेशन आप करेंगे तो ऑपरेशन के दौरान कटिंग प्रोसेस, कटिंग टूल जब जॉब के साथ प्रोसेस करता है, क्रिया करता है, तो आपको चिप्स जरूर निकलते हैं। तो आपने अभी तक सुना होगा कि हर मशीनिंग प्रोसेस में चिप्स निकलते हैं। तो वो सारी आपकी परंपरागत मशीनिंग प्रोसेस कहलाती है, जिसको हम लोग कॉन्वेंशनल मशीनिंग कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और ऐसी मशीनिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें आपकी पूरी मशीनिंग हो जाती है, फाइनल पार्ट बन जाता है, लेकिन चिप्स बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। जिसमें बिल्कुल भी मशीनिंग के दौरान चिप्स नहीं निकलते, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें चिप्स सेविंग विधि सम्मिलित होती है। चिप सेविंग का मतलब होता है कि चिप्स बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। चिप्स नहीं बनने का कारण होता है कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रो डिस्चार्ज अर्थात इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कटिंग ऑपरेशन करते हैं और फाइनल ऑपरेशन एकदम फिनिशिंग ऑपरेशन बन के क्या हो जाता है? आपका जॉब निकल जाता है। जैसे कि पंच और डाई जो होती है वो मुख्य रूप से आपकी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग से ही बनाए जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल जो हमारा ईडीएम, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ईडीएम हमारी एक प्रकार की
नॉन कन्वेंशनल यानी कि गैर परंपरागत मशीनिंग प्रोसेस होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से हमारा आंसर क्या क्लियर हो जाता है कि ईडीएम वायर कट हमारी क्या हो जाती है, एक गैर परंपरागत मशीनिंग प्रोसेस हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में मल्टी स्टार्ट थ्रेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। ऑप्शंस है लेथ लीड स्क्रू, लेथ टेलीस्टॉक, फ्लाई प्रेस या फिर फीड सॉफ्ट। तो मैं आपको बता देता हूं कि लेथ का जो लीड स्क्रू होता है उसको मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है, इसमें आपकी सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है। लेथ मशीन का जो टेलीस्टॉक होता है इसमें भी आपकी सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है, लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड होती है। और जो आपकी फीड रॉड होती है फीड सॉफ्ट में किसी भी प्रकार की थ्रेड नहीं होती है। अब बचा आपका क्या, फ्लाई प्रेस। तो फ्लाई प्रेस की तरफ चलते हैं, मैं आपको फ्लाई प्रेस दिखा देता हूं पहले फ्लाई प्रेस होता क्या है। तो ये आपके सामने फ्लाई प्रेस का एक चित्र बना हुआ है। फ्लाई प्रेस से तात्पर्य होता है कि किसी भी चीज को जब हमको प्रेस से फिट करना होता है, यानी कि यार मान के चलो ये कोई पेन है और इस पेन को इधर पे होल के अंदर हमको क्या करना है, प्रवेश कराना है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग या तो हैमर का प्रयोग करेंगे। अब यदि हैमर का प्रयोग करेंगे तो इसका जो हेड है इसका क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा, यानी कि आपका जो जॉब है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फिर हम लोग एक फ्लाई प्रेस का प्रयोग करते हैं। फ्लाई प्रेस से तात्पर्य होता है इसका जो हैंडल होता है एक प्रकार के पंख के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है फ्लाई प्रेस। इस फ्लाई प्रेस का जो स्पिंडल होता है, यहाँ पे जो स्पिंडल देख रहे हैं, इस स्पिंडल में आपकी मल्टी स्टार्ट थ्रेड होती है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड से तात्पर्य क्या होता है, यानी कि इस हैंडल को अगर हम लोग सिर्फ एक चक्कर घुमाते हैं तो ये जितने इसमें स्टार्ट की संख्या है, यानी कि अगर इसमें ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड की संख्या है तो ये एक बार में पिच के 3 गुना भाग के बराबर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। यानी कि इसमें जो होता है इसमें काफी तेजी से स्पिंडल जो होता है वो मूव होता है। तो इसके पास में यहाँ पे एक आर्वर होता है और उस आर्वर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रेस फिट करते हैं। तो ये आपका फ्लाई प्रेस हो जाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्लाई प्रेस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया चीप, पोर्टेबल या फिर वेरास्टाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज चीप, पोर्टेबल, वेरास्टाइल। ऑप्शन है SMAW, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या फिर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। चलिए, तो यहाँ पे पोर्टेबल से तात्पर्य होता है, पोर्टेबल से तात्पर्य होता है कि वह वेल्डिंग प्रोसेस जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक होल्डर को हाथ में लेकर क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। यानी कि हाथ के द्वारा जो वेल्डिंग की जाती है वो आपकी पोर्टेबल वेल्डिंग कहलाती है। और मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे SMAW, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा आपका सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पे सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में आप देखेंगे यहाँ पे कि परिरक्षित धातु चाप वेल्डिंग अर्थात सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फ्लक्स परिरक्षित चाप वेल्डिंग, चाप का मतलब होता है चीप, चाप वेल्डिंग या अनौपचारिक रूप से छड़ी वेल्डिंग के रूप में एक मैनुअल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है जो फ्लक्स के साथ कवर किए उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। उपभोज्य इलेक्ट्रोड का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड से तात्पर्य होता है कि वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान आपका जो इलेक्ट्रोड होता है वो आपका क्या होता जाता है, धीरे धीरे खत्म होता जाता है। क्यों खत्म होता जाता है, क्योंकि इसका जो मेटल होता है वो फिलर मेटल के रूप में क्या होता जाता है, बेल्ड होता जाता है। तो यहाँ से आपका यहाँ पे SMAW क्या हो जाता है, क्लियर। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। मैक्सिमम एग्जाम मतलब यह कहना चाहिए कि आपको लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सहिष्णुता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायलैटरल टॉलरेंस। ऑप्शन है 25 कोष्टक के अंदर प्लस 0.08 माइनस 0.008 mm या फिर 25 प्लस 0.00 माइनस 0.010 mm या फिर 25 प्लस 0.030 माइनस 0.00 mm या फिर 25 माइनस 0.003 या माइनस 0.002 mm। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले टॉलरेंस के रूप में लेके चल, यहाँ पे हमने आपको एक शाफ्ट का विवरण दिया हुआ है। इस शाफ्ट के विवरण में आप देखेंगे, मान के चलो आपकी ये शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट में आपको ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी बेसिक साइज की दर्शाती है, अर्थात ये जो लाइन देख रही है हमारी लाइन बेसिक लाइन कहलाती है, ये बेसिक लाइन है। और ये हमारी जो लाइन देख रहा है पी वाली लाइन हमारी जीरो लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है, जीरो लाइन कहलाती है। तो जीरो लाइन तक जो साइज होता है वो हमारा कौन सा साइज हो जाता है, आपका बेसिक साइज हो जाता है। अब आप देखेंगे कि जब हम लोग बेसिक साइज से अर्थात बेसिक लाइन से इसके ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ का प्रदर्शन किया गया है। ग्राफ के प्रदर्शन में जब हम लोग इसके नीचे वाले हिस्से तक टच करते हैं तो ये हमारा कहलाता है लोअर लिमिट साइज। कौन सा कहलाता है आपका, लोअर लिमिट साइज, यानी कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज है वो हमारा कहलाता है कौन सा साइज, लोअर लिमिट साइज। इसको मैंने बाकायदा तीर के माध्यम से, यानी कि वाला जो तीर है आप देख रहे हैं इस पे हमने बाकायदा इसको आपको क्लियर किया हुआ है।
अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा मैक्सिमम साइज आप देख रहे हैं ये ऊपर तक जो आ जा रहा है, ये हमारा कौन सा होता है, मैक्सिमम लिमिट साइज यानी कि अपर लिमिट साइज। अब जो हमारा टॉलरेंस होता है वो क्या होता है, अपर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज, यानी कि अपर लिमिट साइज और लोअर लिमिट साइज के बीच अंतर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। यानी कि जो हमारा जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, हमारा टॉलरेंस का क्षेत्र है, यानी कि हमारा टॉलरेंस है। यहाँ पे हमारा डेविएशन भी कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको डेविएशन को भी क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे डेविएशन में, आप आएंगे तो डेविएशन में आप देखेंगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं वाली लाइन, यानी कि जो जीरो लाइन से जो नीचे वाली लाइन है, जीरो लाइन से जो नीचे वाली लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर डेविएशन बोलते हैं। और जो ऊपर वाली लाइन तक है यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो टच है वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका अपर डेविएशन हो जाएगा। और बीच में जो आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ये टॉलरेंस का क्षेत्र कहलाता है। तो मैं किसी वीडियो में आपको पूरा A to Z इसको क्लियर कर दूंगा। अब हम चलते हैं टॉलरेंस पे। टॉलरेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं, टॉलरेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टॉलरेंस होते हैं, एक होता है आपका एक पक्षीय टॉलरेंस यानी कि यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है, और एक होता है आपका द्विपक्षीय टॉलरेंस यानी कि आपका बायलैटरल टॉलरेंस होता है। तो जो यूनिलैटरल टॉलरेंस होता है जब बेसिक साइज के केवल एक दिशा में ही छूट दी जाए तो उसे हम लोग यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। यानी कि एग्जांपल में मैंने आप देखेंगे, आप एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक साइज के केवल प्लस पॉजिटिव क्षेत्र में आपको छूट दी गई है, यहाँ पे यूनिलैटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। यहाँ पे बेसिक साइज के केवल नेगेटिव तरफ छूट दी गई है, ये भी आपका यूनिलैटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखेंगे 20.00 में यहाँ पर भी माइनस 0.001 है और माइनस 0.002 है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, बेसिक साइज के नीचे तरफ छूट दी गई है, ये भी केवल एक दिशा में कहलाती है, इसे भी हम लोग यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 20.00 प्लस 0.01 प्लस 0.01, यानी कि दोनों दे दिए, यहाँ पे प्लस 0.02 भी अगर आप करेंगे तो ये भी केवल टॉलरेंस आपकी बेसिक साइज की केवल एक दिशा में है, यानी पॉजिटिव क्षेत्र में है। अब अगर हम लोग द्विपक्षीय टॉलरेंस की बात करें तो जहां पर जो छूट होती है बेसिक साइज के दोनों दिशाओं में दी जाती है, यानी कि वह आपकी प्लस भी होना चाहिए और आपकी माइनस भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल 20.00 प्लस 0.01 भी है और माइनस 0.01 भी है। तो यहाँ पर जो छूट दी गई है वो आपके दोनों दिशाओं में दी गई है, इसे हम लोग बोलते हैं बायलैटरल टॉलरेंस। तो आपका यहाँ से आपका क्या होना चाहिए आंसर, आंसर पे चलते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका अगर लास्ट वाले ऑप्शन पे देखते हैं तो 25 माइनस यहाँ पे भी है और माइनस आगे भी है, मतलब माइनस 0.003 भी है, माइनस 0.002 भी है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, यूनिलैटरल हो जाएगा। और अगर हम लोग ऑप्शन सी पे चलते हैं तो आप देखेंगे 25 प्लस 0.030 है और माइनस 0.00। तो अगर आप जीरो में माइनस प्लस कुछ भी लगाएंगे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ओनली पॉजिटिव है, यानी कि ये भी आपका ओनली यूनिलैटरल टॉलरेंस है। ऑप्शन बी पे देखते हैं 25 प्लस 0.00 और माइनस 0.0010 दिया है, मतलब यहाँ पे आपका प्लस में 00 लिखा हुआ है लेकिन जीरो पे माइनस प्लस कुछ भी लगाएं आप उसका कोई सेंस नहीं होता है। माइनस में आपका आंसर दिया, मतलब ये भी आपका यूनिलैटरल टॉलरेंस। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे प्लस 0.08 भी दिया हुआ है और माइनस 0.008 भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे प्लस भी है और ये माइनस भी। तो ये आपका बायलैटरल टॉलरेंस का अच्छा खासा उदाहरण है, ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिगत परीक्षण के अंतर्गत निम्न में से क्या एक मैकेनिकल एड्स का प्रकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एड अंडर विजुअल इंस्पेक्शन? यानी कि अगर हम लोग इंस्पेक्शन की बात करते हैं, दृष्टिगत परीक्षण की बात करते हैं, तो जहां पे डायरेक्टरी रूप से एकदम प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष दृष्टिगत परीक्षण किया जाता है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर को डायरेक्ट आप अपनी आंखों से देखकर उसका इंस्पेक्शन करते हैं कि हमारा जो साइज है वो सही है या नहीं है। फीलर गेज से भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। वर्नियर कैलिपर से भी डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। माइक्रोमीटर से भी क्या करते हैं, डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप आपका एक ऐसा टूल है, मैकेनिकल डिवाइस है, जो कि धातु के आंतरिक संरचना को काफी बारीकी से देखने के काम में आता है। तो ये आपका विजुअल क्या हो जाएगा, विजुअल एड्स का प्रकार नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, एकल बिंदु कर्तन उपकरण पर फ्लैंक वियर के उत्पन्न होने के मुख्य कारणों से संबंधित है। इज रिलेटेड टू मेन रीजन ऑफ फॉर फ्लैंक वियर ऑन द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ऑप्शंस हैं, कार्यकारी तापमान पर कार्य तथा उपस्कर की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वर्क एंड टूल मटेरियल इन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। यहाँ पे समझाया गया है
कि जब आप कटिंग के दौरान कटिंग टूल जो होता है, कटिंग टूल की कठोरता और कटिंग टूल और कार्य के बीच में जो घर्षण होता है, उसके बीच में जो तापमान उत्पन्न होता है, इसके कारण से आपका फ्लैंक वियर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन पे नहीं आएगा। अगला आपका दिया हुआ है कार्य सामग्री में कठोर पदार्थों की मात्रा तथा वितरण, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्ड मटेरियल इन वर्क पीस। तो फ्लैंक वियर उत्पन्न होने का सबसे मुख्य कारण आपका क्या होता है, कार्य सामग्री अगर कठोर है, कार्य सामग्री अगर बहुत ज्यादा कठोर है तो कटिंग टूल को कटिंग करने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके कारण से उसकी जो कटिंग एज होती है, कटिंग एज में जो फ्लैंक होती है, उस फ्लैंक में घिसावट आ जाती है। घिसावट होने का मतलब होता है जो आपकी जो फ्लैंक होती है, उस फ्लैंक की जो कटिंग एज है वो आपकी क्या हो जाती है, मंद पड़ने लगती है, ब्लंट होने लगती है, जिस कारण से क्या उत्पन्न होता है, फ्लैंक वियर उत्पन्न होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, कार्य सामग्री में कठोर पदार्थों की मात्रा तथा वितरण यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, टेपर पिन प्रायः लंबाई तक प्राप्त होते हैं। टेपर पिन आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फॉर लेंथ। ऑप्शंस हैं 4 से 106 mm, 1 से 50 mm, 4 से 200 mm, 1 से 400 mm। तो आप देखेंगे कि आपकी लगभग इस टाइप से आपकी एक टेपर पिन होती है, जो कि अगर हम लोग लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये कितनी होती है आपकी, 4 से 200 mm के आसपास क्या होती है, लंबाई में होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि ड्रिल के जो स्लीव होते हैं बनाए जाते हैं, ड्रिल स्लीव आर मेड। चलिए आपके ऑप्शंस हैं केस हार्डेंड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या फिर टूल स्टील। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि ये तीनों आपके टूल मटेरियल होते हैं, यानी कि जिस मटेरियल के टूल बनाए जाते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, टूल मटेरियल कहलाते हैं। अब आपकी जो स्लीव होती है, स्लीव क्या होती है, तो स्लीव वह होती है कि जब हमारा जो टेपर शैंक ड्रिल होता है, तो टेपर शैंक ड्रिल का जब टेपर मशीन के स्पिंडल से क्या होता है आपका, छोटा होता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं स्लीव का प्रयोग करते हैं। अब आपकी जो स्लीव होती है मुख्य रूप से माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, और केवल माइल्ड स्टील एक ऐसा स्टील होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, केस हार्ड करते हैं, यानी कि यहाँ से आंसर क्या हो जाता है हमारा, केस हार्ड स्टील। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, तन्यता सामग्री के मशीनिंग के लिए रेक कोण का प्रकार है। द टाइप ऑफ रेक एंगल फॉर मशीनिंग ऑफ डक्टाइल मटेरियल। ऑप्शंस हैं पॉजिटिव रेक, नेगेटिव रेक, जीरो रेक या फिर अन्य। तो हम आपको लेके चलते हैं टूल पे। तो आप टूल पे देखेंगे कि आपका जब कटिंग एज जब सामने से ऊपर की ओर उठाव हो और झुकाव, यानी कि जो ढलान है वो टूल के पीछे की तरफ ढलान हो, तो ये आपका कौन सा रेक एंगल कहलाता है, ये कहलाता है आपका पॉजिटिव रेक कहलाता है। जब कटिंग टूल के फेस का ढलान सामने की ओर होता है तो आपका ये कौन सा कहलाता है, ये आपका नेगेटिव कहलाता है। और जब कटिंग टूल में किसी भी प्रकार का फेस में कोई भी ढलान ना हो तो वो आपका कौन सा कहलाता है, जीरो रेक कहलाता है। ये आपके कटिंग टूल का फेस होता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो झुकाव है वो किस ओर है, वो पीछे की ओर झुकाव है। यहाँ पे सामने झुकाव कहाँ है, सामने की ओर झुकाव है, और यहाँ पे बिल्कुल भी झुकाव नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा जीरो रेक। तो जो पॉजिटिव रेक एंगल होते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल का प्रयोग किया जाता है जितने भी आपके सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल की टर्निंग के लिए पॉजिटिव रेक का प्रयोग किया जाता है। और नेगेटिव रेक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नेगेटिव रेक का प्रयोग किया जाता है जितने भी हार्ड मटेरियल होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जितने भी हार्ड मटेरियल होते हैं, हार्ड मटेरियल की टर्निंग के लिए नेगेटिव रेक का प्रयोग करते हैं। जीरो रेक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जीरो रेक का प्रयोग किया जाता है जितने भी हमारे भंगुर मटेरियल होते हैं, तो जैसे कि आपके एल्यूमिनियम हो गया या ब्रास, खासकर ब्रास और कॉपर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जीरो रेक एंगल का प्रयोग करते हैं। तो यहां से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रेक एंगल, यहां से क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 10H7 व्यास के छेद के रीमिंग के लिए छेद के अलाउंस होगा। तो यहाँ पे काफी सारे लोग इस बात पे दिक्कत प्रॉब्लम होती है इनमें कि जो रीमिंग अलाउंस होता है वो अलग होता है, प्लस 0.005 mm के आस प्लस माइनस। रीमिंग अलाउंस मैं आपको बता देता हूँ, रीमिंग अलाउंस होता है प्लस माइनस 0.005 mm, ये आपका रीमिंग अलाउंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि H7 जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे H7 का कोई सेंस नहीं होता है। इस क्वेश्चन पे H7 जो दिया हुआ है, इस H7 केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। हालांकि H7 का मतलब होता है, लेकिन आपको मैं सटीक रूप से समझा दूं कि आप इस H7 पे बिल्कुल भी कंसंट्रेशन ना करें। आपका कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, ओनली 10 पे होना चाहिए। इस 10 पे कभी कभी क्या लिख कर आ जाता है, 510 भी लिख कर आ जाता है। तो 5 का मतलब क्या होता है, हमेशा व्यास से संबंधित होता है।
तो मैं आपको यहाँ पे रीमिंग के लिए एक सारणी पे लेकर चलता हूँ। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो अलाउंस होता है वो अंडर साइज को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? अंडर साइज। तो यहाँ पे हमने एक लाइन भी आपके लिए लिखी हुई है कि अलाउंस से तात्पर्य क्या होता है? अंडर साइज से है, जो कि निम्न होते हैं। तो रीमिंग साइज और अंडर साइज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यदि रीमर साइज अगर आपका 5 से कम है तो 5 से कम के लिए कितना होगा? 0.1 से 0.2 mm होगा। यदि 5 से 20 mm के आसपास यदि आपका रीमर साइज है तो आपका जो रीमिंग अलाउंस होगा या अंडर साइज होगा वो कितना हो जाएगा? 0.2 से 0.3 mm। यदि 21 से 50 mm के आसपास यदि आपका रीमिंग का साइज है तो आपका अंडर साइज कितना हो जाएगा? 0.3 से 0.5 mm। और 50 mm से अधिक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 0.5 से 1 mm। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि अब जो 10 दिया हुआ है वो 10 के लिए हम लोग किसका प्रयोग करें? तो 10 के लिए आपको क्या करना है? आपका 10 किसके बीच में आ रहा है? 5 से 20 के बीच में आपका 10 आ रहा है। अब यदि हम लोग 5 से 20 के बीच में अगर एक मेडिएटर की बात करें तो लगभग 13 mm एक ऐसा होता है जो कि मेडिएटर है। 5 और 20 mm के बीच में 13 mm क्या हो जाएगा? आपका एक मेडिएटर हो जाएगा। यानी कि 13 mm से पहले के जितने भी आपके साइज आ जाएंगे उसमें किसका प्रयोग करेंगे? 0.2 का प्रयोग करेंगे। और 13 mm से बाद के जितने भी साइज आएंगे मतलब 14, 514, 515, 516, 517, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? 0.3 का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अलाउंस को निकालते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। हमारा आंसर यहां से निकल कर क्या आ जाता है? तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ से 0.2 mm। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेथ मशीन में सबसे परिशुद्ध कार्य पकड़ने का उपकरण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज टूल टू होल्ड इन द लेथ? ऑप्शन है फेस प्लेट, थ्रीजा चक, कॉलेट या फिर ड्राइविंग प्लेट। तो आपके जो कॉलेट चक होते हैं, ये कॉलेट सबसे ज्यादा परिशुद्ध मात्रा में कार्य पकड़ने का उपकरण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से मैं एक चीज और बता देता हूं आपकी, जो फेस प्लेट होती है, फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है अनियमित आकार के जितने भी जॉब होते हैं उनको पकड़ने के लिए फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। थ्रीजा चक का प्रयोग करते हैं जितने भी आपके कॉन्सेंट्रिक जॉब होते हैं अर्थात जो सकेंद्री जॉब होते हैं उसको पकड़ने के लिए हम लोग थ्रीजा चक का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है, पाइप की स्थिति में थोड़े से बदलाव के साथ कनेक्शन की अनुमति देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग एक पाइपलाइन में किया जाता है? ऑप्शन है सॉकेट, फ्लैंज, कपलिंग या फिर यूनियन। तो जो यूनियन होता है पाइपलाइन में, इनकेस प्रयोग तब किया जाता है। यूनियन एक प्रकार का हेक्सागोनल नट होता है, ये इस टाइप से हेक्सागोनल नट होता है जो कि पाइपलाइन के बीच में वहां प्रयोग किया जाता है जहां पे इन फ्यूचर कभी किसी नई पाइपलाइन को ले जाने की एक कल्पना की जाती है या फिर पाइपलाइन में थोड़ी सी स्थिति बदलाव के साथ कनेक्शन की अनुमति देना हो, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यूनियन का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कन्वर्ट द 230 mm प्लस 12.7 mm 7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन पे ज्यादा गौर ना करते हुए हम इसके सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसके सॉल्यूशन पे आपको मैं बता देता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। तो आपको 232 mm दिया हुआ है जिसका मतलब हो जाएगा 23.2 सेंटीमीटर। अब आपको 23.2 प्लस 12.7 सेंटीमीटर को ऐड करना है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका? 35.9 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे हमारा यहाँ से आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? 35.9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा अगला, किसी टूथ का फ्लैंक टूथ की वह सतह होती है जो पिच सरफेस के नीचे होती है। तो यहाँ पे आपको आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आपकी जो यहाँ पे आंसर तो नीचे हो जाएगा। तो किसी टूथ का फ्लैंक टूथ की वह सतह होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें किसी गियर की, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा एक गियर होता है, इस टाइप का एक गियर होता है। तो इस गियर में जो फ्लैंक होता है वो आपका एक प्रकार का यहाँ पे फ्लैंक होता है। तो मैं गियर को आपको समझा दूंगा, ये सरफेस के नीचे होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, पाइप पर चूड़ी काटने के दौरान डाई को निम्न में से किस में धारण किया जाता है? विच कटिंग द थ्रेड ऑफ पाइप विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई टू होल्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्लोटिंग डाई होल्डर, रैचेट डाई होल्डर, बटन पैटर्न डाई होल्डर या फिर स्पैनर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? रैचेट डाई होल्डर। रैचेट डाई होल्डर में विशेष व्यवस्था ये होती है कि इसका जो रैचेट होता है हमारी प्रकार की डाई होती है और यहाँ पे इसका रैचेट होता है। इस रैचेट को पूरा राउंड में नहीं घुमाना पड़ता है, इसको केवल कितना करना पड़ता है? इसको केवल यहाँ से यहाँ तक लेकर आया जाता है और जब ये वापस जाता है तो ये क्या हो जाता है?
अपने लॉक से खुल जाता है, जिसके कारण से आपका जो नट होता है वो नट आपका, या जो पाइप होता है वो आपका पाइप टाइट नहीं होता है। लेकिन जब इसको क्लॉकवाइज दिशा में लेकर आया जाता है तो ये पाइप क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। होता क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि रैचेट डाई होल्डर का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब जमीन के अंदर किसी पाइपलाइन को लेकर जाया जाता है, तो जमीन के अंदर जब पाइपलाइन लेकर जाते हैं तो इनकेस कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पाइप को हमको क्या करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो अब आप ये बताइए कि जमीन में किसी पाइप को जब हम ले जा चुके हैं तो वहां से पाइप को पूरे स्पिनर को चारों तरफ राउंड में घुमा के कैसे खोला जा सकता है। तो फिर वहां पे अगर पाइप में चूड़ी काटनी है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, रैचेट डाई होल्डर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, रैचेट डाई होल्डर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक उपकरण या उसके टुकड़े की परिशुद्धता को एक जाने पहचाने और प्रामाणिक मानक से तुलना करने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रिसीजन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट अथवा पीस टू वेल नाउन एज ऑर्थनेटिक स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपका कैलिब्रेशन अंशांकन, इंस्पेक्शन निरीक्षण, डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखीकरण, या फिर मेंटेनेंस। तो देखेंगे आप, जब भी हम लोग किसी उपकरण या किसी टुकड़े की परिशुद्धता को, सपोज दैट अगर मान के चलो ये हमारा कोई जॉब है और इसकी हमको समतलता की जांच करनी है। समतलता की जांच करने के लिए हम लोगों ने डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग कर लिया। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, इंस्पेक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंस्पेक्शन। कैलिब्रेशन क्या होता है, जो हमारे सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्रों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा आप लोग की घरों में जो गाड़ियां होती हैं, तो गाड़ियों को समय समय पे हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो मेंटेनेंस करने या फिर खोलते हैं, रिपेयर वर्क करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। इसी प्रकार से जो वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, जितने भी आपके परिशुद्धता मापी यंत्र होते हैं, उनकी सटीकता की जांच और उनके एक प्रकार के मेंटेनेंस के लिए उनका कैलिब्रेशन किया जाता है। कैलिब्रेशन के लिए उनको पूरा खोल के, साफ करके, अच्छी तरह से धुल के, और मास्टर जो गेज होते हैं, मास्टर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे चेक करके उनको क्या किया जाता है, ओके किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंटेशन वह कहलाता है जब हम लोग किसी भी मेंटेनेंस कार्य के दौरान जो भी पार्ट खोल रहे हैं या जो नया पार्ट लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस वह होता है कि जब किसी भी मशीन को, उसको सुचारू रूप से चलाने और उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसको समय समय पर खोलकर आवश्यक सुधार करने की प्रक्रिया को मेंटेनेंस कहा जाता है। मेंटेनेंस के बारे में हम आगे आपको और भी समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 16 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना था। 1 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुना थी। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। तो सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है। आपको सबसे पहले ये मानना है कि वर्तमान में पुत्र की उम्र और पिता की उम्र क्या है, आपकी y है। ये हम लोग मान लेते हैं। तब हम लोग प्रश्नानुसार चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न बोलता है कि 16 वर्ष पहले, जब हम लोग 16 वर्ष पहले की बात करते हैं, तो ये 16 वर्ष पहले की हमने बात की। 16 वर्ष पहले जो पुत्र की उम्र है और ये पिता की उम्र, दोनों की उम्र हमने 16 वर्ष घटा दी। वर्तमान उम्र से हमने क्या कर दी, -16 कर दिया। अब आप देखेंगे कि 16 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कितना था, 3 गुना था। तो ये पुत्र की उम्र है, ये पिता की उम्र है। दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे। जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर आपका क्या प्राप्त होगा, 3x - y बराबर 32। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसके पश्चात बोलता है कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले के लिए हमने x - 4 किया, y - 4 किया। इससे पिता की उम्र भी 4 वर्ष पहले हो गई और पुत्र की उम्र भी 4 वर्ष पहले हो गई। बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कितना था, 2 गुना था। तो ये पुत्र की उम्र में हमने 2 का गुणा कर दिया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2x - y। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग केवल इस समीकरण पे गौर करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे घटा देते हैं। तो घटाने पर आपका देखेंगे 2x आपका माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस दिया हुआ है आपका, ये प्लस y में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, प्लस y में बदल जाएगा। और आपका ये जो 4 लिखा हुआ है, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 22 से y आपका कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 2x जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, x। और 32 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 28। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक जुड़नार तथा जिग में निम्नलिखित किस कारण हेतु हीरा निर्मित लॉकेटिंग पेन्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डायमंड मेड पेन का प्रयोग किया जाता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डायमंड मेड लॉकेटिंग पेन्स आर यूज्ड। और फिक्सचर की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑप्शन से आपकी हीरा अत्यधिक कठोर तथा पहनाव प्रतिरोधी होता है। तो यह आंसर आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इसके कारण से हम लोग फिक्सचर में इसका प्रयोग नहीं करते हैं।
सीमित स्थान की व्यवस्था होने पर यह कम स्थान घेरने के साथ साथ लंबा जीवन काल देता है। इसके लिए भी हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यह केंद्र दूरी पर सहिष्णुता के साथ असेंबली मदद करता है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। ये इसरो इसी साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह से क्वेश्चन को याद कर लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल किए गए छिद्र में परमानेंट ज्वाइंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? Which of the following screw is used to make permanent joint in the drill hole? ऑप्शंस है ड्राइव स्क्रू, सेट स्क्रू, सेल्फ टेपिंग स्क्रू या फिर सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू। तो यहाँ पे हम आपको बात कर देते हैं सबसे पहले ड्राइव स्क्रू की। तो जो आपका ड्राइव स्क्रू होता है, ड्राइव स्क्रू में आपकी मल्टी स्टार थ्रेड होती है और आपने देखा होगा जितनी भी आपकी मशीन होती है, छोटी छोटी मोटर होती हैं, उनमें जो नेम प्लेट लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ड्राइव स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ड्राइव स्क्रू के लिए होल में किसी भी प्रकार की थ्रेड नहीं बनाई जाती है, सीधे हैमर के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, होल में डायरेक्ट प्रवेश करा दिया जाता है, जो कि परमानेंट जॉइंट को क्या कर देता है, बना देता है। तो ये हो जाएगा हमारा हैमर ड्राइव स्क्रू। सेट स्क्रू क्या होते हैं? सेट स्क्रू वे होते हैं जहां पर छोटे छोटे यानी कि शीर्ष रहित वे स्क्रू जिनको कसने या खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है, वो सेट स्क्रू कहलाते हैं। सेल्फ टेपिंग स्क्रू वे स्क्रू जो कि चूड़ी बनाने की क्षमता रखते हैं होल में डायरेक्ट, वो सेल्फ टेपिंग स्क्रू कहलाते हैं। और सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू वे होते हैं जो पतली जो सीटें होती है, पतली सीटों में थ्रेड बनाने के साथ साथ उसका अच्छे तरह से टाइट कर सकते हैं, वो आपके सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू होते हैं। ड्राइव स्क्रू के बारे में आपको लेके चलता हूँ। ड्राइव स्क्रू के बारे में खास बात यह है कि ये मल्टी स्टार थ्रेड होती है और ये 0 से 16 नंबर तक साइज में प्राप्त होते हैं। इनका जो सबसे बड़ा साइज होता है वो 0 नंबर होता है, जो सबसे छोटा साइज होता है वो आपका 16 नंबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विनाशकारी परीक्षण का उदाहरण है? Which of the following is example of destructive test? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का सबसे पहले मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। यानी कि हम लोग 2 पीस लिए हैं और इन दोनों पीस की हम लोग को टेस्टिंग करना है। तो टेस्टिंग करने के लिए एक टेस्ट वह होता है जिसमें इसके बिल्कुल भी आयाम बिगड़ने नहीं पाते, यानी कि बिल्कुल भी इसके शेप साइज आकार में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है और ना ही ये अपने वास्तविक आकार से अलग होता है और ना ही ये एकदम बिल्कुल भी खराब होता है। तो ये हमारा कौन सा टेस्ट कहलाता है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहलाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव यानी विध्वंसकारी, जिसमें क्या होता है पार्ट में विशेष प्रकार से चोट मार के हम लोग क्या करते हैं, पार्ट को खराब कर देते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी कि विध्वंसक टेस्ट। अब बात कर लेते हैं, ऑप्शंस दिया हुआ है लिक्विड डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। लिक्विड डाई पेनिट्रेशन टेस्ट ये किया जाता है जब हम लोग कोई वेल्डिंग कार्य करते हैं। तो वेल्डिंग कार्य में जो हमारे सतह के जो दोष होते हैं, सतह को दोष को प्राप्त करने के लिए इसकी सरफेस पे एक लिक्विड लगा देते हैं। तो लिक्विड लगाने से किसी भी प्रकार से आपकी डायमेंशन में, आयामों में कोई अंतर नहीं होता है, तो यहाँ से आपका ये विनाशकारी परीक्षण नहीं होता है। ईडी करंट इंस्पेक्शन भी आपका करंट को फ्लो करने के पश्चात आपके कार्य में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है, तो ये भी आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहलाता है। अल्ट्रासोनिक परीक्षण, तो जितने भी हमारे ग्राइंडिंग व्हील होते हैं उनमें दरारों का पता करने के लिए हम लोग एक रेडियोग्राफिक किरणें निकाल के उससे गुजारते हैं। जिस प्रकार से टूटी हड्डी का पता लगाने के लिए भी हम लोग एक्सरे करते हैं, उसी प्रकार से ग्राइंडिंग व्हील में भी हम लोग एक्सरे टेस्ट करते हैं, जिसे अल्ट्रासोनिक परीक्षण कहा जाता है। लेकिन मेटलोग्राफिक टेस्ट का मतलब होता है मेटल को डायरेक्ट क्या करना, तोड़ना या मरोड़ना। तो ये मेटलिक ग्राफिक टेस्ट कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग प्लेटों को ज्वाइंट किया। अब इन दोनों प्लेटों की ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट की क्षमता आपकी 100% है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको किसी वाइस में पकड़ के इसको क्या करेंगे, बेंड करेंगे। अगर बेंड करने पर ये बिल्कुल भी नहीं टूटता है तो ये आपका जोड़ क्या है, ओके है। और यदि ये टूट जाता है तो आपका जोड़ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेटलोग्राफिक टेस्ट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, धातु कर्तन के दौरान उच्च कर्तन गति तथा निम्न भरण दर का उपयोग खलसन उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो देखेंगे, जब आपका निम्न भरण दर हो और कर्तन गति उच्च हो तो हमेशा कौन सा सतह प्राप्त होता है, सतह परिष्करण ही प्राप्त होता है, सरफेस फिनिशिंग ही प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का प्रयोग किया जाएगा। तो अपघर्षक के बारे में मैंने आपको काफी पहले वीडियो में काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ मैं, कि फेरस मेटल के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, नॉन फेरस के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं। तो आप हमारी जो पुरानी क्वेश्चन सीरीज है वहाँ पे आपको यूपी आरवी यूनिट क्वेश्चन सीरीज में आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्डन्ड सिलिंड्रिकल पिन
प्रायः डायमेंशन टॉलरेंस के साथ प्राप्त होती हैं। तो जो हार्ड एंड सिलिंड्रिकल पिन होती हैं वो हमेशा M6 डायमेंशनल टॉलरेंस के साथ प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग असेंबली में निरंतर पड़ने वाले अल्टरनेटिंग लोड की स्थिति में किया जाता है? तो अल्टरनेटिंग लोड की स्थिति में जिस बोल्ट का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कैसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एंटीफैटिक बोल्ट। इसका प्रयोग किया जाता है रेलवे इंजन जो होता है, रेलवे इंजन की कनेक्टिंग रॉड में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, धातु कार्य के दौरान ठोस धातु के तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप दशाएं उत्पन्न होती हैं। ड्यूरिंग द मेटल वर्क एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड मेटल विल रिजल्ट। तो जब भी हम लोग धातु के तापमान में वृद्धि करते हैं, देखेंगे आप, अगर प्लास्टिक की अगर हम लोग बात करें, प्लास्टिक को जैसे हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या होने लगता है? सॉफ्ट होने लगता है, यानी कि मुलायम होने लगता है और लचीलापन होने लगता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ से, तो धातु को जब हम लोग गर्म करेंगे तो धातु की ताकत तो कम हो जाती है लेकिन लचीलापन बढ़ जाता है। लचीलापन बढ़ता है लेकिन धातु की ताकत कम नहीं होती है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे धातु की ताकत और लचीलापन दोनों घट जाती है, ये भी आंसर गलत है। धातु की शक्ति बढ़ जाती है, लचीलापन दोनों बढ़ जाता है, यानी कि आपकी धातु की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और डक्टिलिटी भी बढ़ जाती है। आंसर आपका क्या हो जाता है? सही। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो जाता है? आपका आंसर सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि पुलर द्वारा कितनी चौड़ाई के की को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है? द की इज यूज्ड बाय द पुलर टू टेक आउट द की ऑफ हाउ मच वेट? ऑप्शन है हमारे 1 से 40 mm, 5 से 35 mm, 1 से 105 mm या फिर 10 से 55 mm। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से क्लियर? 5 से 35 mm। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इस्पात के कर्तन के लिए प्रयुक्त कोल्ड सेट को खालिस्तान डिग्री पर टेम्परेट किया जाता है। द कोल्ड सेट यूज्ड फॉर सीरिंग स्टील इज टेम्परेचर एट खालिस्तान डिग्री। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 290 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज वायर के रूप में प्रयुक्त मटेरियल में होना चाहिए उच्च प्रतिरोधकता, उच्च चालकता, उच्च गलनांक बिंदु या फिर निम्न गलनांक बिंदु। तो जो फ्यूज वायर हम लोग घर में प्रयोग करते हैं वो जल्दी से टूट क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि उसका जो गलनांक होता है वो काफ़ी ज़्यादा निम्न होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एकल बेल्ट के लिए एक कच्चा लोहा चरखी रिम की मोटाई है। तो ये क्वेश्चन DMRC में लास्टली पूछा गया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, ये पसंद आई है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस प्राप्त हो सकें। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही आपको यहाँ पे प्राप्त हो सके। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे विजिट करें। बने रहिए सक्सेस के साथ। नमस्कार।